नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हां, एक ऐसा थर्मामीटर जो हरियाणा के सियासी तापमान को मेजर कर रहा है। कौन कितना पानी में, कहां कितनी गर्मी, ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। और वो भी तब जब मौजूदा गठबंधन सरकार के 3 साल अक्टूबर में पूरे हो रहे हैं और अगले चुनाव के पहले 2 साल का वक्त अब रह गया है। सारे खेमे में सेनापति तय हो चुके हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर या बड़ी घटना ना घटी तो लगभग ये तय है कि बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इन सबों के जो सेनापति हैं वो तय हो चुके हैं और यही लीड करेंगे। हमने कहा कि जब 2 साल रह गए हैं तो इस ठहरे हुए पानी में एक बार कंकड़ मार कर देखो कि तरंगें कितनी उठती हैं और कहां कहां उठती हैं। बाद बाकी तो जो होगा वो देख लिया जाएगा। और ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें नेताओं का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होता है। और एक शुभचिंतक होने के नाते मैं हर रोज़ कहता हूं कि अगर आप नेता हैं तो बेहतर है ये कार्यक्रम देखें ना, और देखें तो एहतियातन एक गिलास पानी और बीपी की गोली साथ रखें। यह है पब्लिक थर्मामीटर। और आज इस एपिसोड में हम उस जिले की बात कर रहे हैं जिसकी धूम बहुत जबरदस्त है। उस जिले की बात कर रहे हैं जिसके मुख्यालय को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी। उस जिले की बात कर रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व मोदी जी की सरकार में भी है। हम उस जिले की बात कर रहे हैं जो दिल्ली से सटा हुआ और हरियाणा का एक बड़ा औद्योगिक इलाका है। मैं बात फरीदाबाद की कर रहा हूं। 6 सीटें यानी 6 हल्के, 6 विधानसभा सीटें हैं इस जिले में। और पिछले चुनाव में 4 बीजेपी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय जीते। जरा एक छोटी सी प्रोफाइल देख लेते हैं इस जिले की। आपकी और हमारी सबकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। हरियाणा का फरीदाबाद जिला एक महत्वपूर्ण मंडल भी है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद को बादशाह जहांगीर के खजांची शेख फरीद ने साल 1707 में स्थापित किया था। फरीदाबाद हरियाणा के 12वें जिले के तौर पर 15 अगस्त 1979 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के उपनगरों में फरीदाबाद सबसे ज्यादा विकसित जिला है। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद ही है, तो वही राज्य में सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले का खिताब भी फरीदाबाद के नाम है। फरीदाबाद प्रदेश में सबसे पुराना नगर निगम है, तो वहीं संत सूरदास का जन्म भी फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ था। फरीदाबाद के तिगांव को शहीदों का गांव भी कहा जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई और 1 सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी। 2019 विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो फरीदाबाद सीट से बीजेपी के नरेंद्र गुप्ता को जनता ने जिताया। नरेंद्र गुप्ता को 65,887 वोट मिले। कांग्रेस के लखन सिंगला को 44,174 मत मिले, तो जेजेपी उम्मीदवार कुलदीप तेवतिया को 4,045 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के नीरज शर्मा की जीत हुई। नीरज शर्मा को 61,697 मत मिले। बीजेपी के नरेंद्र भाड़ाना को 58,455 वोट मिले, तो वहीं आईएनएलडी के जगजीत पन्नू को 1240 वोट मिले, लेकिन जेजेपी के तेजपाल महज 1208 वोट पर सिमट कर रह गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीमा त्रिखा बड़खल सीट से विजयी घोषित हुई। सीमा त्रिखा को 58,550 मत हासिल हुए। कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह को 56,005 वोट पड़े, तो आईएनएलडी के अजय भड़ाना ने 2,265 वोट हासिल किए।
वहीं जेजेपी के इस्लामुद्दीन पप्पू को महज 313 वोट ही मिले। तिगांव विधानसभा सीट साल 2019 में बीजेपी के राजेश नागर ने जीतकर अपनी पार्टी की झोली में डाली। राजेश नागर को 97,126 वोट मिले तो कांग्रेस के ललित नागर 63,285 मत के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं जेजेपी के प्रदीप चौधरी को 2693 वोट मिले, मगर आईएनएलडी के उमेश भाटी 1538 वोट पर ही सिमट कर रह गए। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट साल 2019 में बीजेपी की झोली में गई। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा 66,708 मत पाने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस के आनंद कौशिक को 24,995 तो आईएनएलडी के रोहताश को 2110 मत मिले। पृथला विधानसभा सीट 2019 के परिणाम निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में रहे। यहां के निर्दलीय तौर पर नयनपाल रावत ने 64,625 वोट पाए। वहीं कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया को 48,196 मत मिले तो वहीं बीजेपी के सोहन पाल को 21,322 वोट और आईएनएलडी के नरेंद्र सिंह को 1,165 मत मिले। वहीं इस इलाके के सांसद कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। कह सकते हैं कि फरीदाबाद जिला विकास की पटरी पर तो सरपट दौड़ ही रहा है, वहीं केंद्र और राज्य की सरकार में भी इसकी भागीदारी है। चलिए, तो ये एक प्रोफाइल थोड़ा लेखा जोखा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और फरीदाबाद से कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। स्वागत कर रहा हूं मैं बीजेपी की तरफ से कमान संभाल रहे हैं प्रवक्ता हुक्म सिंह भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के एमएलए नीरज शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आईएनएलडी का मोर्चा संभाल रही हैं प्रवक्ता हैं जगजीत कौर, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं फरीदाबाद की आभास चंदेला, बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी की आवाज़ फरीदाबाद से बनकर आए हैं किशन जाखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और इन तमाम लोगों को समझने और समझाने के लिए बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो फरीदाबाद को एक अरसे से बहुत करीब से देखते और समझते रहे, शंभू भद्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सीनियर, बहुत बहुत स्वागत है। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट को उधर इसलिए बैठाता हूँ और मैं इधर इसलिए बैठता हूँ कि बीच में इन सबों को बैठाया जाए, ना ये इधर से निकले और न ये उधर से निकले। ये फरीदाबाद को लेकर के बड़ा जोर शोर रहा कि स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी बना देंगे। अभी बारिश हुई थी, मैं गया हुआ था फरीदाबाद। स्मार्टनेस में मतलब फरीदाबाद इतना स्मार्ट था कि उस स्मार्टनेस की वजह से मेरी गाड़ी जो है वहीं रह गई। देखिए, केवल गाड़ी वहीं रह गई जी, इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इलाका भी बोलिए तो बता देता हूँ। नहीं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि गाड़ी वहाँ क्यों रही, लेकिन निश्चित तौर पर फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के लिए जो काम होने चाहिए वो फरीदाबाद में हुए हैं। जैसे कि चाहे रोड्स की मैं बात करूं, सीवर की बात करूं, पिन पॉइंटेड बताइए सर। हाँ, आप ये लोग बैठे, आपको और जेजेपी पहले मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद ये 3 लोग बैठे हैं उसका पोस्टमार्टम करने के लिए। आप मुझे 4 चीज बता दीजिए कि फरीदाबाद में ये कर दिया, गवर्नमेंट आने के बाद 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद 3 साल पूरे हो रहे हैं, गठबंधन वाली सरकार है, 5 चीजें बता दीजिए। देखिए, जहां तक सीवर लाइन, मैं पहले सीवर पर आता हूँ। हाँ। सीवर लाइन है, ये फरीदाबाद जो क्षेत्र है पूरा सेक्टर एरिया पड़ता है, उसकी लाइनों को पूरा बदलने का काम किया गया। मतलब बदल दिया ना सब। हाँ, सीवरेज उसको बदलने का काम किया। हाँ, उसके अलावा अभी जो कार्य है वो बड़खल क्षेत्र में चल रहा है। हमारे बल्लौर क्षेत्र में सारा दोबारा से नहीं, लेकिन जहां जहां जरूरत थी, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमारा आदर्श नगर है, सुभाष कॉलोनी है, हरी विहार है, जहां पानी 3-3, 4-4 फीट तक पानी रहता था, बिल्कुल बाहर करने का काम किया। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में चेक कर लिया ना इस बरसात में कि सब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए, बरसात की जो मैं बात बताता हूं आपको,
क्योंकि पूरा ये शहरी क्षेत्र है, इसमें कोई भी ग्रामीण अंचल इस क्षेत्र में नहीं है, ग्रामीण बिल्कुल साइड में अलग से है। तो अब क्योंकि पानी की जो निकासी की व्यवस्था है उसको भी सरकार दुरुस्त करने का काम कर रही है। उसका लव लेटर भी है, ये 6 इलाके से आए हुए हैं, देखिए ये भी निश्चित ध्यान तौर पर रखिएगा। बहुत सारे रोड्स के ऊपर काम नंबर 2, काम नंबर 2 7 सेक्टर का रोड था, जो गुड़ियर रोड है, पानी अथाह पानी होता था, वहां पानी की एक बूंद नहीं टिकती। दूसरे सेक्टर्स का लगा लीजिए, एनआईटी क्षेत्र है, उसमें भी पानी को दुरुस्त, हम ये नहीं कहते। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार ये कहा है कि हम बिल्कुल हमने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसा दावा नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ ठीक। काम नंबर 2 जल्दी जी, सड़क की बात करता हूं मैं। सड़क की अगर 150 करोड़ का जो टारगेट है, जो बजट है वो बल्लौर क्षेत्र में किया गया। इसी तरह फरीदाबाद का अलग से बजट है, उसमें रोडों को दुरुस्त करने। अब मैं अगर फरीदाबाद की बात करूं, कोई भी एक रोड ऐसा नहीं है जो आरएमसी में तब्दील नहीं हुआ हो। एनआईटी क्षेत्र है, नीलम बाटा रोड ले लीजिए आप, उसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कॉलोनी का रोड है, सारण से जो हार्डवेयर और बाबा दीप सिंह चौक तक जा रहा है वो रोड है, और अपना हार्डवेयर से दीप सिंह चौक तक का काम अभी चल रहा है। जेजेपी, ये गठबंधन की सरकार है। बहुत संक्षेप में जल्दी से टू द पॉइंट, है ना, ये वो वाला डिस्कशन नहीं है जहां पर लोग एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप। फैक्ट्स बताइए, 3 काम, 3 साल 3 काम। सबसे पहले फरीदाबाद में एफएमडीए का गठन हुआ। एफएमडीए के अंदर आपके एचएसआईडीसी, हुड्डा और एमसीएफ को लिया गया और एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको किसी तरीके से सॉल्व किया जा सके। दूसरा फिर अब एफएनजी का जो अभी सर्वे चल रहा है, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, सॉरी गाजियाबाद, और ये जल्दी इसका सर्वे कंप्लीट होने के बाद में ये रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा। तीसरा फरीदाबाद गुड़गांव मेट्रो, उसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है और किसी भी दिन ये काम शुरू हो सकता है। फिर बल्लभगढ़ मेट्रो का मतलब कि बल्लभगढ़ तक मेट्रो को एक्सटेंशन लेके जाया गया। 1863 एकड़ के अंदर आईएमटी का निर्माण किया गया और आईएमटी के अंदर आपको सुन के खुशी होगी कि 100 एकड़ के अंदर आरएनडी प्लांट बन रहा है, जो एशिया का बिगेस्ट प्लांट है। ये आपने बीजेपी और जेजेपी को दोनों सुन लिया। कांग्रेस, नीरज शर्मा, देखिए जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा फरीदाबाद में 1 इंच जगह भी स्मार्ट सिटी में नहीं आई। बारिश के अंदर बात है, ये अखबार की पत्रिकाएं बता रही हैं। डीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, हम लोग उस दिशा की मीटिंग में खुद मौजूद थे, माननीय केंद्रीय मंत्री जी मौजूद थे। और अब की बार बारिशों में जल भराव में सिर्फ ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए पुलिस की मदद बुलानी पड़ी है। मैं कह भी रहा था कि साहब अगली बार तो हमें मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी। भाई ये तो कह रहे हैं, भाटी साहब कह रहे हैं कि पूरा सीवरेज बन गया। अब मैं चाहूंगा कि इनको ये माननीय मंत्री जी कृष्ण पाल जी से बात करेंगे कि उनकी अध्यक्षता में मीटिंग में ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी मौजूद थे, एसएचओ मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, स्लाइड दिए हैं। दूसरी सीवरेज की बात, थोड़ा मेरी गाड़ी में किताब पढ़ी है, इतने पानी में हरे समुंदर में मैं निकला हूँ। हरा पानी जब हो जाता है आप समझ सकते हैं कि सीवरेज की कितनी व्यथा है। तीसरी बात जो बात कर रहे थे भाटी जी, सीवरेज की पे ही मैं आ रहा हूं अभी। आप ज्यादा दूर कहीं मत जाइए, बल्लभगढ़ बस अड्डा मैं समझता हूं हमारे एनसीआर की ऐसी शान है। काले खां के बाद दूसरा पॉइंट ऐसा है जहां रेल भी है, मेट्रो भी है, बस अड्डा है, उसके सामने जाके देख लीजिए 4 दिन से आज भी पानी खड़ा हुआ है, पानी वहां से नहीं हटा हुआ है। तो विकास के ऊपर बात करने कराने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, जाखड़ साहब ने जितने भी प्रोजेक्टों की बात करी, ये सब भविष्य के हैं, अभी सर्वे चल रहा है, काम कहीं शुरू नहीं हुआ। एक इन्होंने बात करी बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन एक्सटेंशन की, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा आपको, ये बल्लभगढ़ तक मेट्रो माननीय हुड्डा साहब के समय में आई थी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पत्थर पे आज भी नाम कृष्ण पाल गुर्जर जी का एज ए सांसद लिखा हुआ है। शारदा राठौर जी वहां से विधायक थी, बाबूजी हमारे मंत्री जी थे, महेंद्र प्रताप जी मंत्री जी थे। और पत्थर कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि बल्लभगढ़ तक मेट्रो का एक्सटेंशन कांग्रेस के टाइम में हुआ या भाजपा के समय में हुआ। हाँ, बल्लभगढ़ से आगे कहीं मेट्रो जा रही हो तो मैं जरूर आपकी तारीफ INLD। और मैं आपके पास आऊं उसके पहले हम लोगों ने लोगों से पूछा था कि जो मौजूदा सरकार है 3 साल पूरे हो रहे हैं, उसके काम को फरीदाबाद पूरे जिले में जो 6 हलके हैं वहां पे लोग किस रूप में देखते हैं,
क्या परसेंटेज है, जरा एक नजर डालिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? फरीदाबाद जिले के 18% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 21% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं फरीदाबाद के 34% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन फरीदाबाद जिले के 20% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 7% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। तो ये एक लोगों से जब हमने पूछा, ये कहानी, ये आंकड़े सामने आते हैं। अच्छा और बहुत अच्छा अगर आप जोड़ दीजिए तो 39% आता है। एवरेज कहने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, गौर कीजिएगा, वो 34% है। ये वो लोग हैं जो फेंस लाइन पर हैं, वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। और 20% लोग कह रहे हैं कि खराब काम से संतुष्ट नहीं है। अगर औसत का 50% अगर आप हटा लें, 17% और 20% अगर जोड़ दें तो 37% का आंकड़ा हो जाता है। INLD। मैं तो सबसे पहले सीवरेज की बात इन्होंने की है भाटी साहब ने। एक बात कहना चाहूंगी भाटी साहब, आपकी कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं तो आप फरीदाबाद में एक बार खुद पैदल चलकर जरूर जाइएगा। आप जो सीवरेज कह रहे हैं सारी जगह चेंज हो गई है। आप उन जगह पे आके देखिए जहां पे आज तक सीवरेज लाइन डली भी नहीं है। अभी इन्होंने कुछ एरिया ऐसा है जीवन नगर का जहां इन्होंने पेपर्स में दिखाया कि सीवरेज लाइन डल गई है, अप्रूव भी हो गया है, पेमेंट भी हो गई है, बट फैक्ट ये है कि वहां आज तक सीवरेज डली ही नहीं है। अभी पीछे हम लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन किया था। दूसरी बात ये रोड्स की करते हैं। रोड्स का हाल तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि चारों तरफ से सड़कें खोद कर रख दी गई हैं, वो भी इस बारिश के सीजन के अंदर। और खोदने के बाद इन्हें ये नहीं पता ये बननी भी चाहिए। अभी इन्होंने नाम लिया बाबा दीप सिंह चौक से हार्डवेयर तक का। पिछले 6 साल से हम लोग और बहुत सारे हमारे साथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उस सड़क को बनाने के लिए। कई एक्सीडेंट्स हुए, कई लोग मारे गए, पर इनके कानों पे जू तक नहीं रेंजी। अब 1 साल पहले जब एक अनशन किया बाबा ने, इन्होंने वो रोड बनानी स्टार्ट की, बट कहना चाहूंगी अफसोस के साथ शुरू तो कर दी, आज भी वो सड़क इन्हें याद कर रही है और बुला रही है कि प्लीज आइए मेरा काम तो पूरा कर दीजिए। ये नोट करते चलिए भाटी साहब, ये आज भी आप जाके नीरज जी ने देखेंगे। भी कहा और उन्होंने भी। और दूसरी बात इन्होंने जी। शुरू कर दी, जो इन्होंने ये मुजेसर रोड वाली बोली है, ये भी इन्होंने एक साइड से बना के छोड़ दी, दूसरी रोड इनका इंतजार कर रही है कि बनाइए। आम आदमी पार्टी जी आपने हम सब ने सुना है कि हमारे देश में अगर स्वर्ग है तो कश्मीर है, लेकिन मैं उल्टा कहूंगा अगर नरक है तो फरीदाबाद है। ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ राजनीतिक तौर पे, ये एंडोस वहाँ की गलियाँ, वहाँ के चौराहे, वहाँ का जो पानी है और जो इनका मॉडल है वहाँ पे कीचड़ का, और नाली है नहीं, सीवर है नहीं, वो इसको दिखाते हैं। इनके अपने एमपी साहब ने बीजेपी से अरविंद शर्मा जी ने कहा कि 350 करोड़ का अमृत योजना का घोटाला हुआ है, जिसमें से 157 करोड़ यहाँ सीधे फरीदाबाद से खाए गए अमृत योजना के, जिसके तहत नाली बननी थी, सीवर बनना था, सड़क बननी थी। सारा एरिया NIT और बड़कल साइड का मेरे साथियों ने बताया। मैं अब आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा, जो FMDA मेरे साथी ने बताया। उधर एरिया है पल्ला सेहतपुर, आप एक बार चले जाइए, आपकी गाड़ी सही होके मिल तो गई होगी दूसरे एरिया में, वहां तो आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके टायर ऐसे टूट चुके होंगे। वहां पे 2-3 ऐसी रोडें हैं जैसे कि बांध रोड जो भ्रष्टाचार का नमूना है, जैसे कि चेतन मार्केट रोड, हर साल 2 करोड़ का टेंडर वहां पास कराया जाता है और खाली आ जाता है। लोग तो कहते हैं वहां के पार्षद रेक्सवाल साहब की जो पाइप है वो उनके जो कॉलेज बन रहा है उसमें लगे हुए हैं। सर थोड़ा सा समय और दीजिए। FMDA की मैं बात करूंगा, EDC IDC के नाम पे जो 10,000 करोड़ से ऊपर का पैसा लिया गया, वो पैसा का कोई नामो निशान नहीं है। सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, STP प्लांट नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली के कनेक्शंस तक नहीं है सोसाइटीज में। 32 रुपए यूनिट वो पैसे दे रहे हैं। सर थोड़ा सा और, जो आपने आंकड़े बताए, 1 मिनट और दे दीजिए। आपने जो आंकड़े बताए उसमें 62% लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया है। महा भ्रष्टाचार, महा घोटाले की सरकार है। ये 62 कहां से मिला आपको? 34% प्लस 20% प्लस 7%। अच्छा, आप 62% मतलब
होते हुए, सरकार 8 साल से होते हुए और मुंह पे लोग कह रहे हैं, और जो अच्छा कह रहे हैं उनमें से भी आधे ऐसे निकलेंगे जो मुंह देख के तिलक कर रहे हैं। शंभू भद्रा जी, और आपने जो शंभू भद्रा MCF में जी, देखा, आपने इन चारों MCF में बातों देखा को आपने सुन इनका लिया। नमूना, इनका काम का नमूना, जो 400-500 करोड़ रुपए खा चुके हैं और अपने अपने लोगों को छोटी छोटी मच्छी पकड़ के बचाने में लगे हुए हैं। इन पांचों को दनिश अल्लाह का सुन एक लिया नमूना है। आपने, है ना। जवाब इनसे भी अभी ले लेते हैं, क्योंकि नीरज जी ने भी और INLD और आपने तीनों ने बड़े सवाल उठाए। लेकिन ये आंकड़े हैं और आप वहां रहते हैं, जमीन पर देखते हैं, रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी बहुत ही ख़राब रियलिटी है। जो ग्राउंड पे आप जाएंगे तो जो सड़कों का है, फरीदाबाद का टोटल 1700 किलोमीटर का पूरा सड़क का रेंज है। पूरे फरीदाबाद के सभी सड़कों को जोड़ेंगे तो वो 1700 किलोमीटर के आसपास है। उसमें से 80% सड़कें ऐसी हैं जो कि चलने लायक नहीं है। गाड़ी अगर कोई ड्राइव 80% का हिस्सा ऐसा है जिसमें कि ज्यादा ही होगा। जो स्टेट का है, स्टेट के अंदर का जो है, जो नगर निगम को करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, उन सारे इलाके को आप देखेंगे तो उन सारे सड़कों की स्थिति खराब है। और इस वक्त जो लोग वहाँ रहते हैं वो रोज 2-4 होते हैं। एक तो सड़क की बात हुई। दूसरी, जब पानी की बात करेंगे आप, तो पानी को लेकर के ये 3 साल नहीं, पिछले 8 साल से लोग पानी के लिए संघर्ष करते हैं। हर हमेशा पेयजल की जो टोटल पाइपलाइन है वो 396 किलोमीटर है, 396 किलोमीटर उसकी पेयजल की पाइपलाइन है। लेकिन गंदा पानी सप्लाई है, पानी की सप्लाई प्योर अच्छी नहीं है। तो ये जो पूरे फरीदाबाद में वाटर सप्लाई को लेकर के वहाँ पे अक्सर आंदोलन आपको दिखेंगे। वहाँ लोकल लेवल पे आंदोलन चलता रहता है। और गवर्नमेंट ने STP, CTP दोनों ही प्लांट के लिए जो अरेंज कर रखा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है कि FMDA के गठन के बाद FMDA 1036 करोड़ की योजना सड़क लेकर के आई है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होना है। उसको 2022-2023 में होना है। ये भाटी साहब आपने सुन लिया, आप दोनों लोग जो सत्ता में हैं, और मैंने आपको कहा था कि लव लेटर भी मैं मंगवा करके रखता हूं। ये फरीदाबाद से लोग कह रहे हैं कि शशि जी आपके स्टूडियो में जब BJP JJP सत्ताधारी पार्टी के लोग आए तो उनसे जरूर पूछिएगा कि 8 साल हो गए हैं, पानी हमें कब नसीब होगा, टूटी हुई सड़कें कब बन जाएंगी, सीवरेज की व्यवस्था के बारे में तो आप जरूर बात कीजिएगा और उनको बताइएगा आए दिन हादसे होते हैं। भ्रष्टाचार की बात करना मत भूलिएगा। और उद्योगों के लिए यूनिट की गुहार हम लगा रहे हैं, उनसे जरूर पूछिएगा अगर उनके कान पे जू रहेंगे तो। भाटी साहब, बहुत क्विक रिएक्शन। आप तो बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे कि स्मार्ट नहीं, इतनी मोहब्बत हो जाए उस शहर से। शशि जी देखिए, अभी आपने किसी का पत्र पढ़ा होगा, किसी का नहीं, हाँ, बता देता हूं, जो भी चलिए, जनता से हम जनता की बातें सिर माथे जी लगता होगा उनको कहीं। लेकिन जो चीजें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं, मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आंकड़ों पर आता हूं। अभी आपने जो बहुत संक्षेप में, जल्दी मुझे ब्रेक पे जाना होगा जी जी जी, कि अगर मैं एवरेज अच्छा, बहुत अच्छा उसको मिलाता हूं तो ये टोटल जो है 73% बनता है। तो एवरेज एक विद्यार्थी बिल्कुल लाइन पर भी पास हो गया तो वो पास मार्क्स होती है। इसलिए सरकार पास की श्रेणी में और उससे ऊपर की श्रेणी की तरफ डिस्टिंक्शन की श्रेणी में है। अगर आप एवरेज भी आप सुनिए जरा, पहली बात मैं आंकड़ों पर आ रहा हूँ। ये आंकड़ों की बात है। इसका मतलब देखिए, हरियाणा प्रदेश एक ढाई जो करोड़ की आबादी है। 8 साल से सरकार है, गुर्जर साहब मंत्री हैं, उसके पहले विपुल गोयल मंत्री थे, अभी मूलचंद शर्मा मंत्री हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे वाले श्रेणी में कम से कम 75% लोगों को वोट देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि बहुत अच्छा है। शशि जी देखिए, सुनिए, बहुत अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं। जब एक घर बिल्कुल, हमारे कृष्णपाल जी तो कई बार वो भरतू लाल का पता नहीं किसका पूरा घर ही उजाड़ दिया, उसका उदाहरण बड़ा सुनाते हैं। वो कांग्रेस ने पूरा घर उजाड़ के हमें दिया, जिसको आज जो है, अरे तो आप अपना घर सजाने का काम, आप तो आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं। नहीं, आपस की बीजेपी में कितने खेमे फरीदाबाद में, ये बताऊं, मैं राजनीति की बात ही नहीं करता। लेकिन
अभी मेरे साथी नीरज जी हमारे विधायक हैं नाइटी क्षेत्र, कह रहे थे मेट्रो तो आपने काम केवल मुजेसर तक का शुरू कराया, मुजेसर से भल्लौड़ का काम और मुजेसर का भी उसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और भल्लौड़ तक एक्सटेंशन का काम भाजपा ने बजट अलॉट किया। इतना शशि जी मैं गारंटी से कहता हूँ, आप आरटीआई लगा लीजिए, इसका बजट बीजेपी ने लिया, कांग्रेस ने बजट नाम का वहाँ पत्थर नहीं लगा हुआ। दूसरी बात, ये बस अड्डे की बात इन्होंने कहा कि सराय काले खां के बाद बल्लौड़ बस अड्डा है, बस अड्डे के ऊपर एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये लोग देख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो एनएचएआई फरीदाबाद के भी लोग देख रहे हैं। देखिए हमारी बात पूरी हो जाए फिर आप बात, एनएचएआई का गुड़ियर चौक पर वहां भी वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, क्योंकि वो हाईवे का है, उसको आप बल्लौड़ के साथ कैसे गिन सकते हैं? पूरे बल्लौड़ में से सीवर लाइन के जरिए और ड्रेनेज के जरिए पानी को निकालने का काम मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में हुआ है, जो सामने दिखाई दे रहा है और जनता मानती है। मैं पूरे अगर फरीदाबाद की बात करूं, अभी स्कैंडल की बात कर रहे थे, कांग्रेस के टाइम स्कैंडल हो गए थे, मैं जाना नहीं चाहता, हमने तो उनको निकाल के सलाखों के पीछे किया है, ये हमारा और पूरे फरीदाबाद में डेवलपमेंट करके दिखाई है। जरा एक सवाल और हमने किया था, ये हमने सवाल किया कि चूंकि हमने आपको शुरू में बताया कि हरियाणा की राजनीति पे केंद्र की राजनीति का ही बड़ा असर पड़ता है, तो हमने लोगों से ये भी सवाल किया कि मोदी गवर्नमेंट भी वहां पर है दिल्ली में, केंद्र सरकार, उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, ये देखिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? फरीदाबाद जिले के 29% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 25% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं, तो 21% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन फरीदाबाद के 17% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं फरीदाबाद के 8% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये फरीदाबाद की राय थी, ये ओपिनियन था उनका केंद्र की सरकार के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। बार बार ये कहता हूं कि 33,000 वोल्ट के करंट वाला ये शो है। इसके बाद जब वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद, तो जरा ये भी पूछेंगे फरीदाबाद के लोगों से कि आपकी नजर में वो कौन है जो बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा का सबसे बेहतर विकास कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, करंट बहुत जबरदस्त है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, यानी कि हरियाणा के मूड और मिजाज को समझने का ये दौर है। एक सवाल हमने और किया, हरियाणा में ये बहुत चर्चा जबरदस्त हो रही है राजनीतिक हलकों में भी और आम लोगों के बीच में भी, कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली के बाद एक दूसरा राज्य आम आदमी पार्टी को मिला, उसका असर हरियाणा में आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। हमने कहा ये लोगों से भी पूछना चाहिए जो लोकतंत्र में असली मालिक हैं, जिनके वोट से सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। देखिए, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर फरीदाबाद के 19% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहीं जिले की 41% जनता मानकर चल रही है पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन फरीदाबाद की 29% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 11% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, तो इस सवाल के जवाब में जो लोगों का कहना था वो आपके सामने है।
यानी 41% लोग कहते हैं कि हल्का असर पड़ेगा, 29 कहते हैं कि कोई असर पड़ेगा ही नहीं, बहुत असर पड़ेगा ऐसा कहने वालों की संख्या महज 19% है। शंभू जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये बहुत चर्चा है और चर्चा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी गई वहाँ कांग्रेस को उसने रिप्लेस किया। हरियाणा के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में? हरियाणा के संदर्भ में इस फिलहाल, और खास करके फरीदाबाद, अगर फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका को देखें और हरियाणा के संदर्भ में अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में है, क्योंकि एक तो पार्टी का संगठन, पार्टी को लेकर के, दूसरा कि हरियाणा की जनता तब देखेगी कि पंजाब सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है, पंजाब सरकार पर कुछ दिनों में क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है। केवल दिल्ली मॉडल के आधार पे हरियाणा को प्रभावित करने की मुझे लगता है कि ऐसी अभी फिलहाल कोई सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन प्रदेश में बनता हुआ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस, चूंकि सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी कांग्रेस को भी, और ये मैं लगातार कहता हूं कि आजकल बीजेपी पे पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी पे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बड़ा हमला हो रहा है और चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? देखिए शशि जी, आंकड़ों पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ। आज 2 साल पड़े हैं चुनाव के, इसको माइंड मत करना। 2 साल बाद क्या स्थिति बदलेगी, चुनाव 1 हफ्ते में बदलता है, ये मैं जरूर मानता हूं। बात आम आदमी पार्टी की नहीं है। बहन जी मेरे पड़ोस से ही हैं, बिल्कुल सटे हुए घर हैं, हमारे परिवार हैं। चुनाव में तो एक व्यक्ति से भी फर्क पड़ता है, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। कितना पड़ता है कितना नहीं पड़ता है ये दूसरी बात है। दूसरा, आज बात हमारे शहर से आते हुए पॉलिटिकल सराउंडिंग्स की जो बात होती हुई नजर आ रही है कि कौन कितना लड़ पाएगा, कहाँ लड़ पाएगा। और मेरी एक बात है, मैं बेबाकी के लिए और सत्य कहने के लिए प्रसिद्ध हूँ। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो आम आदमी पार्टी की भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, खास तौर से फरीदाबाद जिले की, मैं पूरे हरियाणा की बात फरीदाबाद की ही बात कर रहा हूं। वहां तो डिफेक्टो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है। आज मुझे बड़ी हैरानी होती है, सड़कों के ऊपर बात हुई, मेरे यहाँ बल्लमगढ़ सोना रोड है, टोल देते हैं हम उस सड़क के ऊपर। लड़ के विधानसभा में प्रश्न लगा के अभी 3 करोड़ 60 लाख रुपए सैंक्शन हुए, वो सड़क बनी। वहां पर 200 करोड़ का घोटाला हो गया, जिसके लिए विधानसभा में सब चीज करी। धरने प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ कम होंगे, मेरे खिलाफ ज्यादा होंगे। इसका भाई मतलब क्या? सत्ता में क्या नीरज शर्मा बैठा है? सत्ता में क्या कांग्रेस पार्टी बैठी है? जब तक मजबूती से हम सब लोग लड़ इकट्ठे होके या भाजपा से बात नहीं करेंगे कि भैया आज 8 साल का राज है, कब तक आप रोना रोगे कि साहब ये खड्डे दे गए, ये पुरानी बदहाली दे गए। 5 साल आपको मिल गए, उसके बाद 3 साल फिर मिल गए गठबंधन की सरकार को। अब तो ये चीज बंद होनी चाहिए। आपने क्या किया, स्पष्ट तौर पे ये बात होनी चाहिए। और जब तक मुखर विपक्षों के बात नहीं बनेगी, मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपसे लूंगा जवाब बहुत संक्षेप में जी। ये ऐसा है कि पंजाब और हरियाणा के दोनों के उसके अंदर फर्क है। पंजाब में आई उसके रीजन तो कुछ और थे, पर हरियाणा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर लोगों की सोच एक अलग है। वो केजरीवाल को एक सीएम के तौर पे अभी नहीं देखते हैं, ये सच्चाई है। और दूसरी बात, फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं, आप इनके स्टेजेस पे भी देख सकते हो, आम आदमी पार्टी के लोग तो खुद आपस में ही लड़ रहे हैं वहां पे, और बहुत क्लियर है। जब इनका अपना ही कार्यकर्ता आपस में लड़ रहा है, तो ये बताइए ये जनता के लिए क्या लड़ेंगे? सिर्फ जनता के लिए वही लड़ सकता है जहां पे कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इज्जत करते हो। ये कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी की भी एक वो है, चाल है कि आम आदमी पार्टी पे हमला करो, थोड़ा उठाओ, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट का जितना डिवीजन होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। जहां बीजेपी की फाइट किसी एक पार्टी से 1-to-1 बेसिस पे हो जाती है, वहां आप हार जाते हैं। 30 से 40% के बीच का वोट शेयर रहता है, बहुत होगा तो 40 हो जाएगा। वो 60% अगर एक हो जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं। अगर 60% में बिखराव हो जाए तो वो फिर बीजेपी आ जाती है। ये आपका ये एक रणनीति भी है शशि जी। वैसे तो देखिए, अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो एक दूसरे को लड़ाना राजनीति का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैंने सामान्य बात की है। मैंने जो एक सामान्य बात की है,
जो ह्यूमन नेचर है, अगर कोई सामने वाले लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहे तो उससे दिक्कत कोई हो यही नहीं तो आप सकती। चाहते हैं। चलिए, लेकिन मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी नीति नहीं है। कोई लड़े, वो लड़ रहे हैं, अपने उससे लड़ रहे हैं। इस बात आप का पार्टी इल्म- इस पंजाब बात का में, इल्म है कि अगर शशि वो जी, आप वो पार्टी थोड़ा पंजाब ज्यादा में- ऊपर उठे तो फिर खतरा आपको नहीं, भी नहीं, है। ये तो इसलिए लड़ रहे हैं ना कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। दूसरी बात, आप पार्टी पंजाब में बाय डिफॉल्ट आ गई, अब समय डिलीवरी का है। क्योंकि दिल्ली में ये कहते हैं हमने मॉडल लागू किया, केजरीवाल मॉडल, पता नहीं क्या क्या। सारी फंडिंग केंद्र सरकार देती है, सारा काम केंद्र सरकार ने दिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे दिए, तनख्वाह में बांट दिए। JJP, अब डिलीवरी का JJP, समय है पंजाब में। शशि जी, ये अब ये बात डिलीवरी कहना करके चाहूंगा दिखाएं, अभी। तब पता लगेगा। JJP, इसलिए हरियाणा में इनका कोई आधार नहीं है। JJP, नीरज जी अभी कह रहे थे कि मैं सच बोलने के लिए प्रसिद्ध हूँ, हाँ। तो मैं नीरज जी को याद दिलाना चाहूंगा कि हुड्डा साहब के रिजीम में जब रोहतक की डेवलपमेंट हुड्डा साहब ने की थी, तो उस दौरान 4 साल में रोहतक के क्या हालात रहे थे। वहां से गाड़ी नहीं निकल सकती थी, आदमी नहीं निकल सकता था। और जब भी किसी चीज की कोई कंस्ट्रक्शन होती है, उस दौरान ये चीजें प्रॉब्लम में आती है। जैसे कह रहे थे यहाँ पानी खड़ा है, वहां खड़ा है। आज फरीदाबाद की सभी रोड्स जो है ना कंक्रीट की बनने लग रही है, वहां पे वाटर सप्लाई दुरुस्त होने लग रही है, सीवरेज सिस्टम डलने लग रहा है। वो उस चीज को इन्होंने सिर्फ नजरअंदाज करके और एक चीज पे फोकस किया कि फरीदाबाद के अंदर जो है ना जी पानी खड़ा है, फरीदाबाद में ये हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, आज की तारीख में पानी खड़ा है। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन जब कुछ होती है तो ये प्रॉब्लम्स आम आदमी पार्टी, बहुत क्विक रिएक्शन। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे थोड़ा सा समय दे, क्योंकि सारे सर उतना ही समय है, उतना ही समय है, उतना ही समय है, थोड़ा समय दीजिए बस। उतना ही समय जैसा है, 30 सेकंड। आपने अपना सर्वे दिखाया जी। जिसमें 60% जनता खुल के मुखर होकर ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का इफेक्ट पंजाब का पड़ेगा, जो दिल्ली में काम हुए उनका पड़ेगा, तो हरियाणा के अंदर भी चेंज आएगा, बदलाव आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कांग्रेस बोल रही है कि विपक्ष नहीं है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस है ही नहीं कहीं भी। आज बाई देखिए इलेक्शन की भी बता दो, पंजाब में क्या हुआ अभी, उसके बारे में तो जिक्र करो। वो मैं बाई बता दूंगा। इलेक्शन, सर वो मैं बता दूंगा, CM मेरा की समय सीट। मत काटना, अभी सीएम बनने के बाद में जो जी। समय मत काटना, सुनिए। जल्दी जल्दी। जो कांग्रेस कहती है विपक्ष नहीं, यार मैं तो कांग्रेस खुद विपक्ष नहीं है, खुद विपक्ष पोज नहीं कर पाई, ना नेशनली, ना स्टेट में, ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहीं भी नहीं है। अभी घोटाला हुआ MCF के अंदर, सिर्फ आम आदमी पार्टी थी, 10 बार प्रदर्शन कर चुकी है, घेराव कर चुकी है, आंदोलन कर चुकी है। सर अगली बात है, अभी मैम ने कहा था कि स्टेजेस पे झगड़े, मैं तो देखे नहीं, मुझे लगता है इन्होंने, मुझे लगता है मतलब आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहें। मुझे लगता है इन्होंने दोनों बीजेपी तरफ के को गुटबाजी लगा देख लिया ली, है। उससे परसेप्शन बना ली। पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई है। इन्होंने अपनी इन्होंने इनेलो और जजपा के झगड़े देख इन्होंने कवर कर लिए, रखा उससे है, परसेप्शन ये बना देखते ली। नहीं है। इन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी 10 खेमे वो देख तो लिए। इनकी और पार्टी आखिरी के में साथ मैं ये बहुत बात बड़ी कहना बात है। चाहूंगा, आखिरी में ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई है नीरज शर्मा जी, विधायक जी, मैं लेकिन बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। जहां इनको जितनी बात बोलनी है वो बोल देंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन आगे रोक लेंगे। अब इन्होंने तो कौन नहीं करता है? सब लोग कर रहे हैं। नहीं, जब सब कर रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो पूरी बात बोलिए ना, पूरी बात क्यों नहीं अच्छा, बोलते हैं? इसी बात को आगे अब इन्होंने बढ़ाते हैं। कपड़े उन्होंने बदले, हाँ। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि अब आपने फिर से क्यों चेंज कर लिए? क्या वो जेल चले गए? कितने लोग जेल चले बता दीजिए, कितने पार्षद, कितने MLA, इसी कितने बात को, MP, कितने इसी मंत्री जेल बात को चले गए आगे बता दीजिए ना। बढ़ाते हैं, इसी तो बात को convenience की आगे- राजनीति मत कीजिए। हाँ। और विपक्ष में आप जीरो हो चुके हैं, विपक्ष खाली आम आदमी पार्टी है आज। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते शशि हैं। जी, हाँ, शशि जी, संक्षेप में इन्होंने- जल्दी इन्होंने से। मेरे ऊपर बात करी, मेरी हाँ। ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, विधानसभा के अंदर है। ये घोटाला 2019 से पहले हुआ। हार्डवेयर चौक का भी जिक्र आया आपके डिस्कशन में, बच्चा भी मर गया बल्लमगढ़ विधानसभा का, सचिन शर्मा, और वो सड़क भी बल्लमगढ़ विधानसभा की है। बहुत बल्लमगढ़ की बात कर रहे भाटी साहब। विधानसभा में मैंने ऑन रिकॉर्ड एक बात कही थी कि साहब इस घोटाले के अंदर जिस दिन आप एक चुईया को भी अंदर कर दोगे, नीरज शर्मा अपने वस्त्र पहन लेगा। ये मेरी ऑन रिकॉर्ड बात है। जिस दिन रात को चुईया पे पहन लिया आपने हैं? वो चुईया की जगह बड़े चुईया चुईया नहीं, को पकड़वाइए। इंजीनियर इन चीफ वो- अरेस्ट हुआ है पूरे हरियाणा का, लोकल बॉडी का इंजीनियर इन उन्होंने बोला चीफ। कि चुईया नहीं, विधायक उसके बाद भाजपा के सुन लीजिए, विधायक आबाजी सुन और लीजिए। IAS और पार्षद सुन सब लीजिए, इन्वॉल्व हैं, सुन उनके नाम लीजिए, उन्होंने बताया। सुन कहाँ है वो लीजिए। नाम पता करिए ना। शोर नाम मचाइए। मैंने मोहम्मद शाहीन, आपको सोनल गोयल नहीं, का आपको विधानसभा में उस दिन विधायक भी दिया बताइए था, कौन है? भास्कर आपको मौका मिला है, का, बात करदम रखने का रखिए ना। भास्कर आप का उस दिन विधायक भी का नाम दिया था, निकालिए। आज भी दे रहा आप हूँ। मंत्री संतरी का नाम निकालिए, इन्होंने पैसे खाए हैं। किसके? आप मंत्री बोलिए ना संतरी के उनको। नाम मैंने आप विधानसभा निकालिए में ना। बोले थे। जिस ये तरह सरकार धनेश जांच अदलका- करे क्यों नहीं जिस कर रही तरह है? धनेश अदलक का दत्तक पुत्र बनाए हुए CM साहब ने, ऐसे दत्तक पुत्र हर क्षेत्र में बनाए एक हुए उन्होंने। एक एक उनको- इसी उनको अंदर को करवाइए। आगे अंदर जरा पकड़े बढ़ाते किसी हैं। जगह। मंत्री जी को लेने फरीदाबाद कह रहे हैं में कि जब नहीं, मैं हमने तो clean sheet पूछा, देता हूं,
तब कि क्यों नहीं बोले आप? आपकी नजर में तब क्यों नहीं बोले आप? फरीदाबाद के लिए हिसाब से या फरीदाबाद के हिसाब से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, जरा देखिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है। फरीदाबाद जिले के 39% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 28% फरीदाबाद की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन फरीदाबाद की 19% आवाम का यह भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 2% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है। तो जिले की 3% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले के 2% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। फरीदाबाद के 60% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। तो ये भी एक आंकड़ा है, इसको भी जरा समझिए। शंभू जी, पहली टिप्पणी आपकी इन आंकड़ों पे। जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की रणनीति रही है, और ठीक है, स्वाभाविक है, यहां भजन गाने कोई नहीं आया है, कि एंटी बीजेपी वोट का जितना डिवीजन हो जाए बीजेपी के लिए फायदा होगा। और मेरी पहली नजर में ये जो सामने आंकड़े आ रहे हैं वो उसका बहुत बड़ा गवाह है। बिल्कुल, सीएम के तौर पे जो मनोहर लाल की छवि है अब तक की, एक स्वच्छ और साफ नेता की छवि है। काम बेशक हुआ या ना हुआ वो अलग एक आकलन का कंट्रोवर्सीज कम रही है। हाँ, लेकिन कंट्रोवर्सीज कम है और ईमानदारी की जो उनका टैग है वो बरकरार है। तो इस मायने में सीएम के कुर्सी पे फर्स्ट पोजीशन पे रहना मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात की सेकंड पोजीशन पे ऑब्वियसली हुड्डा साहब का जब यदि कांग्रेस के सरकार आनी है तो उन्हीं की बनेगी, मतलब वही सीएम बनेंगे। और ये सर्वे हमने 18 जून से 18 जुलाई के बीच में किया है। तब तक क्लियर हो गया था कि सेनापति कांग्रेस की तरफ से अब हुड्डा साहब हैं। और ये चीज, और जो थर्ड पोजीशन में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आ रहा है, तो एक परसेप्शन बढ़ रहा है कि हरियाणा में जो स्पेस, जो धीरे धीरे करके जो स्पेस, मैंने पहले भी कहा कि तुरंत तो नहीं, लेकिन एक चर्चा शुरू है कि आम आदमी पार्टी को स्पेस मिल सकता है। और निश्चित रूप से हरियाणा में अगर हमको देखना है तो बीजेपी चाहती भी है कि इस सब पार्टी सब आगे आए, ताकि जो थोड़ा थोड़ा सब रहे ना, वो डिवीजन, हाँ डिवीजन, थोड़ा थोड़ा सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा, किसी में चूरमा बाटी, किसी में मसाल डोसा, किसी में छोला भटूरा, मतलब सबको मिले, तब जाकर करके भाटी साहब का कल्याण हो सकता है। नीरज जी, देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री के फेस की अगर बात अरविंद केजरीवाल नहीं होते, एक सवाल कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी नहीं होती, तो क्या ये जो 28% का आंकड़ा है बतौर चीफ मिनिस्टर जो लोग पसंद कर रहे हैं, हो सकता है ये 38 भी होता, हो सकता है 41 भी होता? देखो, एक बहुत बड़े नेता हैं त्रिपाठी जी, उनके एक मुझे शब्द हमेशा जिंदगी में याद रहते हैं, पॉलिटिक्स इज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, इट्स मैटर व्हेन डिलीवर। पॉसिबिलिटीज का कोई एंड नहीं है, परंतु उसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक भद्रा जी ने बात करी स्वच्छ छवि की, साफ छवि की, वो थी, है नहीं साहब। जिस दिन नीरज शर्मा ने विधानसभा में कपड़े उतारे और जूते उतारे, उससे अगले दिन ही मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आया कि हरियाणा में भ्रष्टाचार मुद्दा भी है। उससे अगले दिन ही डीसीएसपी की मीटिंग बुलाई है, चाणक्य जी की कथा सुनाई है कि 2 लैंप होते थे चाणक्य जी के जमाने में, सब सुधर जाओ। उसके बाद ही उन्होंने नारा दिया कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, जिसमें मैं एक लाइन सदैव जोड़ता हूं, जो रखे भ्रष्टाचारियों का सदैव ख्याल। जहां तक आवाज भाई कह रहे थे कि नीरज शर्मा जी ने धनेश अदलक्का के बारे में नहीं कहा या किसी और के बारे में नहीं कहा, यह चीज मैं हमेशा कहता हूं कि भ्रष्टाचार, बड़ी छाती पीटते हैं कि साहब हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया, हमने अपने राज में पकड़ लिया। भाई तुमने पकड़ लिया, आगे किया क्या? भ्रष्टाचारियों तक तो तुम पहुंच ही नहीं रहे हो। हर अखबार में मेरा बयान है कि सरकार छोटी मछली को पकड़ रही है,
बड़े मगरमच्छ को छोड़ रही है, छोटी मछली को पकड़ रही है, बड़े मगरमच्छ को पकड़ रही है। पहनते जब सबसे बड़ी मछली अंदर होती है तो मैं भी आपको अब्बास भाई विधानसभा में उस समय संग नहीं थे, मैंने वचन दिया था चुईया का, मैं अपने वचन का पालन लेकिन करूंगा। आप विधायक हैं, नुमाइंदे हैं जनता के, आपने अपना दायित्व पूरा नहीं किया है। आपको जो करना चाहिए था आपने बिल्कुल नहीं किया है, आपने गद्दारी किया जनता के साथ। बीजेपी शशि जी, ये आंकड़े आप देख रहे हो, मुख्यमंत्री पसंद, बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद जो 2 आंकड़े आएंगे वो वोट परसेंटेज का प्रोजेक्शन और सीट का प्रोजेक्शन, उसके पहले ये है। शशि जी, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा जो शायद आपसे ओझल हो गई है। आपने एक तीसरे नंबर पर सवाल रखा था कि मोदी जी की नीतियों का हरियाणा में क्या प्रभाव रहा, और अगर जब मैं देखता हूं बहुत अच्छा और औसत को तो 75% आता है। मोदी जी की नीतियों को हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 100% लागू किया गया, जिसको जनता को डिलीवरी हुई है, और ये उसका अब मैं एक चीज आपकी नजर में लाता हूं, हो सकता है आप उसको देखना ना चाहते हो, देख तो जरूर रहे होंगे। 2 सवाल था, एक सवाल था, पहला सवाल था मौजूदा हरियाणा की सरकार के बारे में, और दूसरा सवाल था मोदी सरकार के बारे में। दोनों सवाल अलग अलग हैं, दोनों सवाल अलग अलग हैं, उन दोनों को एक साथ मत जोड़िए, दोनों के मायने हैं। जी चलिए आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। अभी भी आपने आंकड़ा जो दिखाया, आज मनोहर लाल जी का आपने 39% बताया, ये आपके ही आंकड़े हैं। 28% हुड्डा साहब का बताया, 19% केजरीवाल जी का, अन्य क्योंकि मनोहर लाल जी के ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठाई गई। अभी जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, शर्मा जी ने कपड़े अपने इन्होंने छोड़े और धारण कर लिए, बहुत अच्छी बात है, त्यागी पुरुष है, मैं भी मान रहा हूं इस बात को। लेकिन हरियाणा पर गारंटी के साथ, चाहे हमारे अभय चंदीला जी कुछ भी बात करें या कांग्रेस करे, INLD करे, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी राजनीतिक के पास कोई दाग आज तक नहीं है। वही कंडीशन केंद्र सरकार में है माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल में, चाहे पिछले 5 साल का रहा हो, चाहे इन 3 सालों का। जो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे। हुड्डा साहब ने 16 प्लॉट अपने ही रिश्तेदारों को अलॉट किए। और मैं याद दिला सकता हूं आपको इन आंकड़ों के बारे में, और केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर स्वच्छ छवि में काम करती है, जो करके दिखाया, डिलीवरी दी है। सर मुख्यमंत्री के तौर पर जब पूछा गया तो 39% है खट्टर साहब, 2% है मैं शशि जी आपके आंकड़ों के ऊपर तो सवाल नहीं उठाऊंगा, आपका बहुत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज की तारीख में पूरे हरियाणा के अंदर सबसे एक्सेप्टेबल फेस जो है वो दुष्यंत चौटाला का, बतौर एक्सेप्टेबल, बतौर चीफ मिनिस्टर। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर दोबारा रिपीट कीजिए, मैं आपको दोबारा रिपीट कीजिए, क्या बतौर हमारी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के तौर पे मैं ये कहता हूं। आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर थोड़ी होगा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर। अपनी पार्टी के, मैं आपको एक बात के लिए करेक्ट करना चाहूंगा कि जो आज एक्सेप्टेबिलिटी दुष्यंत चौटाला की है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण अंचल हो, वो खट्टर साहब से भी ज्यादा, वो उनके मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2% के ऊपर, भाई ये चुनाव होगा, किसी एक को चुनना होगा। जो 2% की बात हो रही है आपकी, मैं 2% के ऊपर जरूर सवाल उठाना चाहूंगा कि आज के तारीख में अब आगे MCF के इलेक्शंस भी आ रहे हैं कॉर्पोरेशन के, उन चुनावों में आप देख अभी निकाय वाले चुनाव भी हुए थे, 3.5% वोट आया, निकाय के भी चुनाव हुए थे, निकाय के चुनाव में आप अपनी सीट हार गए थे। नहीं बिल्कुल नहीं हारे जी, जो आपने कैलकुलेशंस की, आप हमारे ये अर्बन डाटा निकाल के देखो, अर्बन डाटा के अंदर हमने इंप्रूव किया है, पहले से अर्बन में नहीं अर्बन में क्यों नहीं, आप फरीदाबाद के अंदर आज MCF के चुनाव हैं, तो हमारी जो दुष्यंत जी की जनसभाएं हैं या अजय सिंह चौटाला जी की जनसभाएं आप देखिए, हजारों की लोगों में भीड़ आ रही है। और रही बात आप आम आदमी पार्टी की, इनके सुबह से शाम तक लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है, इनका ये जो आंकड़े आए है ना, गलत है सही है, जो भी है, जो भी इसमें एरर हो, जो भी है, इन आंकड़ों में अगर अभय चौटाला बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं चौटाला फैमिली फाइटर फैमिली, ओपनली कहता हूं, सब लोग कहते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जीतना हारना वो अपनी जगह पर है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है। क्या बड़ी लड़ाई में एक बार फिर INLD दरकिनार हो जाएगी?
देखिए, मैं शशि रंजन जी एक बात कहना चाहूंगी। आप बात फरीदाबाद की कर रहे हैं। हर एरिया में एक अपना लोगों का सोच है। अगर इसी को आप हिसार सिरसा की तरफ ले जाएंगे तो आप जब उधर का लेकर आएंगे सर्वे तो आपको अलग मिलेगा। वहां पे आपको आम आदमी पार्टी या ये बीजेपी कम नजर आएगी। ये तो एरिया वाइज की बात है। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो लोगों की सोच अकॉर्डिंगली है। लेट मी क्लियर। आपके टाइम क्या बोल तो मेरे कहने का ये मतलब है लोगों की सोच अपनी हर एरिया के वाइज है। लोगों की फरीदाबाद की जो सोच है शायद कभी किसी ने बदलने की कोशिश नहीं की। नहीं तो चौटाला साहब ने फरीदाबाद के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज गिनती में नहीं आ रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग, आपने बोला मनोहर लाल खट्टर जी एक स्वच्छ चेहरे के सीएम माने जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी सेनापति को तो आपने दिखा दिया स्वच्छ है, पर फरीदाबाद के अंदर सबसे बड़ा शहर अगर 22 राज्यों में वो फरीदाबाद है। सबसे बड़ा घोटाला 200 करोड़ तो ऑन पेपर्स है। इसके अलावा इतने बड़े बड़े जो इन्होंने किए हैं वो क्या उनकी आंखों से बंद हैं। आप छोटी मछलियों को पकड़े बगैर मत से खुले घूम रहे हैं। आम इसी का आदमी एक पहला आपको है जो इन्होंने हमारे सीएम साहब अभी जो एक केस हुआ है हमारा दिनेश अदलखा जी का, एक सीएम आके उसको क्लीन चिट देते हैं कि भैया उसने नहीं किया। ये कोर्ट का काम है, उसे डिसाइड करने दीजिए। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? और क्या इनके जो नेता हमारे फरीदाबाद में है क्या वो दूध के दूल्हे हैं? आप ईडी लगाते हो। मैं तो ये कहती हूँ किशन पाल गुर्जर जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, एक बार ईडी उनके यहाँ भी तो बैठाइए, देखिए। आम आदमी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल 19%, दो आंकड़े अभी और आने हैं, वोट परसेंटेज भी और सीट प्रोजेक्शन भी, है ना। क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। जैसे चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शंस जब हुए पंजाब चुनाव के पहले, तो वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई थी आम आदमी पार्टी। बाकी कांग्रेस और बीजेपी के कान तभी खड़े हो जाने चाहिए थे पंजाब को लेके। हो सकता है खड़े भी होंगे, पब्लिक में नहीं आती हैं चीजें। ये सिर्फ एक आदमी के नाम पर हरियाणा चल जाएगा क्या? सर, जिस तरह दिल्ली में 8 साल 7 साल हमने शासन किया है, काम किए आम जनता के लिए, उसके काम की वजह से पंजाब में आपने रिजल्ट देखा है। अब वो जो उम्मीद की राजनीति है, उम्मीद की किरण है, वो हरियाणा में भी दिख रही है। इसीलिए पंजाब के सारे ऑफिशियल्स दिल्ली आते हैं और सरकार दिल्ली से आपको नहीं चलती बोला, है। मैं बीच में थोड़ा सा समय दीजिए। आपने ये पिछले निकाय चुनाव में बहुत देखा, समय मांगते जहां हैं 11% समय नहीं है बातें ज्यादा, बहुत सारी सिर्फ हैं, बातें बहुत सारी 2 साल रह गया है सर, बातें बहुत सारी 2 साल के बाद पंजाब का भी सुपड़ा साहब 11% वोट शेयर हमको देहात में मिला है। भिवानी, चरखी दादरी पे हुआ, है ना, ऐसी जगहों पे हम सेकंड आए हैं। और दूसरी चीज 19% वोट शेयर जो आपके हिसाब से दिखा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से कम है और बढ़ेगा। अभी आप आपके हिसाब से तो कम से कम 99 होना चाहिए। 1% में तो बाकी सब अपना बंटवारा कर लेंगे। ये उम्मीद दिख रही है, जनता उम्मीद कर रही है कि आम आदमी पार्टी बदलाव ला सकती है। मैं खट्टर साहब पे कहूंगा, किसी ने मुझे अभी कहा कि खट्टर साहब ईमानदार छवि है, कोई दाग नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खट्टर साहब इनेक्ट थे, इनकम्पिटेंट थे, अब करप्ट भी हो गए हैं। वो कैसे हो गए? शुरू हो गया गीता महोत्सव घोटाले से, जब 10-10 फोटोकॉपी 4-4 लाख में उन्होंने की थी और पता नहीं कितने काम किए थे। फटाक से जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। घोटाला किया जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है। घोटाले किए उन्होंने। बड़ा विचित्र खेल लगता है कि जो गीता भर्ती घोटाले हुए हैं दुनिया में, भारत के जो बहुत संक्षेप में ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है, उंगली उठा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। घोटाले पे तो उंगली उठेगी। 3,80,000 रुपए में 10 फोटोकॉपी की गई, ऑन रिकॉर्ड है। तथ्य नहीं है सर, ऑन रिकॉर्ड है। देना नहीं उन आप बातों को अखबारों की कटिंग से सर आप बोले तो दिखा देता हूं मैं आपको। ऑन रिकॉर्ड भी लगा देगा, ऐसे कैसे नकार सकते हो? लेकिन आज सर ऑन रिकॉर्ड है, आरोप नहीं कर पाए ये लोग, इसलिए केवल आरोप लगाने से नहीं होता। कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं और इस खेल में एक के बाद एक ट्विस्ट आता जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री के बारे में जब लोगों की राय आपको दिखाई है, तो जो अगला सवाल हमने किया कि अगर आज चुनाव हो जाए, अक्टूबर में 3 साल पूरे हो रहे हैं, 2 साल के बाद चुनाव होने हैं, अगर आज चुनाव हो जाए तो हमने लोगों से पूछा कि आपकी पहली पसंद बतौर पार्टी कौन सी होगी, आप किसे वोट देना चाहेंगे? जरा ये देखिए, फिर बात करते हैं। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक फरीदाबाद जिले में बीजेपी को 38 से 42% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 1 से 3% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 28 से 32 हो सकती है। आईएनएलडी को 1 से 3% मत मिल सकते हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 6 से 10% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 9 से 13% वोट मिलने की संभावना है। तो 8% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। लोकतंत्र में पब्लिक को यानी जनता जनार्दन और वोटर को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब समझते हैं कि हाँ ठीक है, कह दिया, समझ गया। लेकिन लोकतंत्र में जनता जितनी होशियार होती है, और इसीलिए हमने अलग अलग तरह के सवाल किए हैं, अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, ताकि उनके दिमाग को और उनके दिल को बड़ा गहराई से समझिए। इन आंकड़ों के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, आपको बहुत सारे गणित आपको समझ में आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो समझेंगे ये वोट परसेंटेज का गणित और मुख्यमंत्री चॉइस पे जो गणित आ रहा है उनमें फर्क क्या है। चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको ये दिखा रहे थे, जब हमने लोगों से ये पूछा कि अगर आज चुनाव हो गए तो आप किसको वोट देंगे, और वोट परसेंटेज हमने आपको दिखाया, और साथ में ये जो टैली चल रही है उसमें भी आप देख सकते हैं 38 to 42%, 48 से 42 लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, ऐसी संभावना है। पिछली बार 43% वोट मिले थे बीजेपी को। फरीदाबाद की 6 हलकों को अगर आप मिला दें एवरेज, जेजेपी को पिछली बार 1% वोट मिले थे और वो 1 से 3, यानी कि बहुत स्थिति बदल नहीं रही है। बीजेपी के वोट शेयर में थोड़ी गिरावट जरूर है 1 से 2% का। कांग्रेस को पिछली बार 35% वोट मिले थे, इस बार 28 से 32, यानी कि 2-3% की गिरावट वहां भी हो सकती है, वो ज्यादा भी गिरावट हो सकती है। आईएनएलडी को 1% वोट मिले थे, 1 से 3, यानी जेजेपी और आईएनएलडी की स्थिति कुल मिलाकर के वैसी है जैसी पिछली बार थी। 2% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, इस बार वो 6 से 10 है। लेकिन गौर ये कीजिएगा कि 6 से 10% लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मुख्यमंत्री के बारे में जब पूछा था तो 19% लोग कह रहे थे कि हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पे ये अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही पार्टी को वोट देने की बात हुई तो वो आंकड़ा घट करके 6 से 10 पे आ गया, यानी कि 9 से 14% की गिरावट आ गई। अन्य को पिछली बार 17% मिले थे, इस बार 9 से 13 के बीच में अनुमान है, यानी कि वहां भी जबरदस्त गिरावट है। और नोटा 1% था, 8% लोगों ने कोई ओपिनियन नहीं दिया है। शंभू जी, ये 2 फिगर हैं, एक तो मुख्यमंत्री चॉइस और दूसरा जब उनसे पूछा कि वोट किसको देंगे। देखिए, जब व्यक्तिगत की बात करते हैं तो उसमें फिर फेस आता है कि पॉलिटिशियन जो हैं उनकी छवि कैसी है, वो किस तरह से प्रेजेंट किया है अपने आप को। तो उस समय जनता की चॉइस होती है, तो उसमें से जो उपलब्ध चेहरे हैं, जो लोग हैं, उसमें से बेस्ट चॉइस वो चुनते हैं। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो बात विचारधारा की शुरू हो जाती है कि आप किस विचारधारा को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी इसके साथ चलती है। एक आज की तारीख में, कल क्या होगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा पता नहीं। आज की तारीख में ये मान के चलें कि जो पर्सनालिटी है उस पर पार्टी की आइडियोलॉजी या पार्टी से जुड़ाव, जो कैडर वोट है, वो अभी भारी है। वो भारी है, पर्सनालिटी अभी भारी है आज के डेट में। नहीं, कैडर वोट भारी है, बिल्कुल, पर्सनालिटी के ऊपर। बिल्कुल। बाटी साहब और उसके बाद नीरज जी, आप दोनों से सवाल। ये दोनों में गिरावट है, शशि रंजन जी, वो कहीं ना कहीं जो गिरावट है, जो आपसे घसक रहा है, वो आम आदमी पार्टी में जा रहा है, क्योंकि जेजेपी और आईएनएलडी की स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसी पिछली बार थी। देखिए, आपका सर्वे का वो सामने है, आंकड़ों को मैं देख रहा हूं, लेकिन साथ में कुछ तथ्यों को भी ध्यान में लाना पड़ेगा। सबसे बड़ा है डिलीवरी ऑफ वर्क, क्योंकि पिछला जो पीरियड है जिसका आपने सर्वेक्षण ये किया है, जो सर्वे किया, वो पूरा की पूरा पीरियड ही कोरोना पीरियड है। 2020 की बात करूं मैं, 21 की बात करूं और 22 का भी काफी समय कोरोना का रहा। उसके बावजूद भी डिलीवरी ऑफ वर्क जो सरकार ने किया, चाहे हमारी प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार है, और अब डिलीवरी का काम और तेजी से बढ़ रहा है।
मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, देखिए अभी मैं इन 3 सालों का आंकड़ा मेरे पास है, 1200 से 1500 करोड़ रुपए पूरे फरीदाबाद की 6 विधानसभा, अलग अलग मैं विधानसभा अनुसार नहीं बता रहा, वो ठीक है। तो आपने लेकिन तो कई बार सुन इसमें लिया। मैं बहुत मैं इन आंकड़ों के बारे में आपकी समझ जानना चाहता हूं। नहीं, ये बिल्कुल- बीजेपी में भी डाउनफॉल है, बहुत माइनर है, कांग्रेस में भी डाउनफॉल है, बहुत माइनर है ना, लेकिन ये जो अप ग्राफ है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का, चाहे वो 6% हो, 7 ही हो, 8 ही हो, 10 ही हो, जो हो, शशि जी देखिए वो फिर जा कहां रहा है? आप दोनों के हाथ से जा रहे हैं वहां। निश्चित तौर पर आपने जो आंकड़ा दिखाया उसमें बढ़त दिखा रहे हैं। ये प्रजम्पशन बेस्ड आम आदमी की डिलीवरी तो है नहीं, डिलीवरी तो भाजपा की और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है, डिलीवरी तो आज हरियाणा प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी की है। तो उस डिलीवरी में उसके पहले कांग्रेस भी थी, उसके पहले कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की क्या गत होगी, उनकी डिलीवरी क्या थी, उसकी उनका रिजल्ट ने बता दिया। तो आज भाजपा का, माफी चाहता हूं, हमारी आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। फिर पहले टेन्योर में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, तो अगर काम बहुत अच्छा था तो दूसरे टेन्योर में घट क्यों गया? क्यों आपको जेजेपी का साथ लेना पड़ा? मतलब ये कैलकुलेशन गणित बड़ा अलग है, मतलब लेकिन एक ही फार्मूला सब चीज पे लागू नहीं होगा। नहीं, फिर आप ये कहेंगे तो आपके ऊपर भी ये लागू हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चाहे सड़क है, स्कूल है, सीवरेज है, हाईवे है, जल संसाधन को बचाना है, अच्छे बीज है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, ये सारे एमएसपी का है, लगातार बढ़ा के देना और निश्चित तौर पर देना, आपको ये सरकार की डिलीवरी वर्क है। मैं आपसे ये समझ रहा हूँ, खूब डिलीवरी को तेज कीजिए, 2 साल बचा हुआ है। मैं तो देखिए आप लोग सबको मुझे मिठाई खिलानी चाहिए कि 2 साल पहले ही आईना दिखा रहे हैं कि भाई देखो ये स्थिति ऐसी हो सकती है। पात्र हम तो धन्यवाद करते ये हैं आपको एहसास हो रहा है ना कि डिलीवरी को तेज करो, नहीं तो लीकेज की संभावना है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए सरकार तेज ही नहीं, सरकार अपनी गति से आगे बढ़ रही है। लोगों की, जो लोगों ने सोचा है उनके काम को आगे बढ़ा रही है और निश्चित तौर पर बढ़ाएगी, जो पारदर्शी तरीके से हरियाणा प्रदेश में किया है और करेंगे। बहुत नीरज जी, चिंता का विषय हमारी पार्टी के लिए कि आपके आंकड़ों के हिसाब से 35 से 28 से 32% तक का आंकड़ा आता है। पर मैं इसके साथ साथ एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, आपके ही चैनल के माध्यम से, जब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के फेस की बात करी तो आपने खाली हुड्डा साहब का फेस दिखाया। आपको भी पता है कि हमारी पार्टी के सरमोर सर्वे सर्वा हुड्डा साहब। जब पिछली बार ना मुझे पता तो बहुत कुछ है, पता तो वो भी है जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं, जिनके साथ कुलदीप वत्स के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। पता तो सर आपको भी है, पता मुझे भी है, पता यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं पूछ लूंगा बाद में कि वो भेड़ ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए अब तक, जो मैं उसमें बात इतने कहना चाह रहा हूं, काबिल आंकड़े की शशि जी, पिछली बार टचवुड हमारी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, 35% भी जो वोट आई। राष्ट्रीय चैनल यहां तक कह रहे थे कि बीजेपी 75 पार नहीं, एक ने तो सर्वे दिखा दिया था 85 सीट्स का। उस समय भी हमारी पार्टी ने बहुत थोड़ा समय पहले ही हुड्डा साहब के हाथ में बागडोर दी थी। आज आप स्वयं कह रहे हैं कि 18 जून से लेके और आपने जुलाई के बीच में ये सर्वे किया, 18 से 28, 18 जून से 18 जुलाई, 28 जुलाई के बीच में। 18 जुलाई अभी हुड्डा साहब के नेतृत्व में पुणे पार्टी ने आस्था निष्ठा दिखाई है। राज्यसभा का चुनाव भी 10 तारीख को था और ठीक है, वो भी हम लोगों ने देखा, उससे भी देखो कुछ ना कुछ माइनस फर्क तो पड़ा है कि हमारी 30 सीटें होते एक हुए भी एक काली भेड़ की वजह से हम सीट हार गए। मतलब एक और कांटा बाहर निकाला। नहीं, कांटा बाहर नहीं निकाला। हुड्डा साहब ने सब कांटा तो आस्ते निकाल ही दिया ना बाहर। पर मैं इतना जानता हूं कि 2 साल का समय है, हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हम सब अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा? देखिए कोई बन जाए एक ही बात है। मतलब आपका दिल क्या कहता है? अपनी आस्था तो बता दो। देखिए बाप बन जाए, बेटा बन जाए, ये तो बड़ी हाइपोथेटिक सी बात है कि 2 साल बाद सीएलपी की मीटिंग होगी, उसके अंदर क्या संख्या बल निकल के आता है। स्टूडियो से हम लोग निकलेंगे तो फिर ढोकला खाएंगे, सरकार बनेगी। मैं एक बात जानता हूँ अब सरकार कि ये 32% का आंकड़ा है शशि जी, सरकार ही नहीं बननी तो सोचेंगे क्या? 32% का आपका आंकड़ा है। भाजपा की बननी है। 6 महीने बाद
देखिए भाटी साहब, हुई है वही जो राम रचि रखा। ये तो प्रभु ने रच रखा है, हम और आप तो आपस में बात कर रहे हैं कि 24 में गद्दी किसके पास जानी है। हो सकता है मैं ही ना रहूं बीच में, आप ना रहें, कोई और ना रहे। अभी ये इतना तो प्रभु दार्शनिक नहीं, इतना दार्शनिक, ये तो प्रभु ने रच रखा है, दार्शनिक नहीं ये सर, प्रभु ने रच रखा हार्ड है। रियलिटी पे आ और जाइए। मैं सिर्फ स्वच्छता के बात और कोरोना के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने कोरोना की बात करी, सरकार तो इतनी स्वच्छ है साहब, बात सब ठीक है, 2 साल कोरोना में बीता, सेकंड वेव आई, कोरोना के अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर का मतलब था एक जिंदगी। और स्वच्छ सरकार इतनी है, बहन जी पड़ोस से ही है, सबने देखा, आवाज भाई ने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने जाके 100 सिलेंडर पकड़े गोदाम से। आप जैसे कोई भाई पत्रकार लाइव कर रहे थे, हम पहुंच गए, उत्सुकता थी कि सब लोग मारे मारे फिर रहे थे। और इतनी स्वच्छ सरकार हमने जिंदगी में नहीं देखी। जो आदमी वहां मौके पे गया, जिसने पुलिस बुलाई, डीसीपी बुलाए, डीजीपी साहब से बात करी, उसी व्यक्ति पे उल्टा पर्चा दर्ज है आज भी। जिसके यहाँ सिलेंडर मिले कोई कार्रवाई नहीं, किसके सिलेंडर थे कोई कार्रवाई नहीं। ये सब चीजें आएंगी भाटी जी, जनता के सामने आएगी, और ये 32% का आंकड़ा अप होगा, ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ। और अंतिम बात में एक बात कहना चाहूंगा, शशि जी, ये जो 43 से 38 से 42% की आप बात कर रहे हैं ना, अभी 2 साल है भाजपा के राज के। आदमी कहने में बहुत डरता है। हमारे हरियाणा में जब सरकार गई थी हमारी, 6 महीने पहले पंचायतों के चुनाव थे, सब जगह हम जीते थे, परंतु रिजल्ट उल्टा आया। 2 साल बाद तो जनता मुखर होकर बोलेगी आईएनएलडी जेजेपी, मैं आखिर में आपके पास आऊंगा। आईएनएलडी जेजेपी, एक सवाल मुझे अभी और जाना है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। ये स्थिति आप जब कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला चीफ मिनिस्टर, बेस्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, अपनी पार्टी के हिसाब से आपने कहा, फरीदाबाद के लोग जब वहां भी पूछ रहा था 2%, मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दुष्यंत चौटाला अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़, वो धूप चाहिए ना पेड़ को, धूप बड़ा जरूरी है, खाद पानी तो नीचे दे देते हैं, लेकिन धूप चाहिए, वो धूप मिल नहीं पा रहा क्या? शशि जी, एक चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा, पिछली बारी विधानसभा का चुनाव था, तब भी हमारी पार्टी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया। उस टाइम भी हम बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़के जीत के आए। जितनी विधानसभा कहाँ जीत कर आए? 10 सीटें जीती है जी हमने। वो बताऊं मैं, बबली आपका कैंडिडेट, ईश्वर सिंह, मतलब अरे यार सर, बबली कांग्रेस के होते। आप इस नहीं, आप इस चीज पे नहीं जाओगे। जब हमारी पार्टी ने टिकट दिया, कौन से आप फरीदाबाद कांग्रेस में दूसरी फरीदाबाद लोग हैं, वो इलेक्शन के समय में टिकट लेना देना। मैं उसी चीज को क्लियर करना चाहूंगा। तब भी हमारी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया गया था, और ये कहा गया था ये 300 लड़कों का ग्रुप है, यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है। आईएनएलडी वाले लोग कह रहे थे, आईएनएलडी क्यों, कांग्रेस भी कह रही थी, दूसरे लोग भी कह रहे थे, लेकिन हमने मजबूती से दर्ज कराया और हमने 17% वोट लिए विधानसभा के चुनाव में। कोई शक की बात नहीं, ठीक है साहब। और नई पार्टी पहली बार में आपके चैनल के माध्यम से आज पूरी हरियाणा की जनता के सामने ये कह रहा हूं कि जब कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे या आगे विधानसभा के चुनाव होंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और एमसीएफ के चुनाव अभी सितंबर में अगर हो गया, अगर वो एक केस हो गया, अगर वो लफड़ा ना फंसे, तो सितंबर में पंचायत वाले चुनाव हो जाएंगे। पंचायत के चुनाव हो साहब, पंचायत के चुनाव के बाद में अभी निकाय के चुनाव हुए थे, इसी चैनल पे हम फिर बैठेंगे और पंचायत के चुनावों में आप रिजल्ट देखना, और जेजेपी के पक्ष में रिजल्ट जाएंगे और गठबंधन के पक्ष में रिजल्ट जाएंगे। और कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होंगे एमसीएफ के, आज आप ये कह रहे हो जी फरीदाबाद की जनता ये कह रही है जी 1 से 3% जेजेपी है या दुष्यंत जी चौटाला है। आप एमसीएफ के इलेक्शन के बाद में आपका ये परसेप्शन बदलेगा, आपका ये थॉट बदलेगा और आपका ये सर्वे बदलेगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में मुझे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 1 सेकंड की एक बात है, ये जो आप बीजेपी और जेजेपी का आंकड़ा अलग दे रहे हैं, तो आप मान रहे हैं 2024 में गठबंधन नहीं रहेगा या गठबंधन में लड़ेंगे? हम तो अलग अलग पार्टी का मान करके चलते हैं। अच्छा। अब गठबंधन पे हम कैसे, आप मुझे समझाइए, आप मुझे गठबंधन पे मैं कैसे सर्वे करूं, कहां से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हर पार्टी की स्थिति समझ में आ जाएगी। आईएनएलडी जेजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही स्थिति आईएनएलडी। मैं ये बात कहना चाहूंगी, अभी कुछ समय तक जो स्थिति आज आईएनएलडी की है ये बीजेपी की थी। 1 से 2% वोट बीजेपी का होता था। एक जमाना था जब तो 4 आदमी 3 आदमी होते थे। ये वक्त ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते आने वाले समय में क्या होगा, ये बदल सकता है। ये जो आज है, हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद
स्थिति कुछ और हो, क्योंकि हम उस काम पे मेहनत कर रहे हैं एंड आई एम डेफिनेटली श्योर। और जो 10 सीटें आप जेजेपी की कहते हैं, उस टाइम उन लोगों ने जो वोट दी थी वो बीजेपी के अगेंस्ट दी थी। हाँ, ये तो दी एकदम जो वो 100% जीते है। हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट जीते हैं। हाँ। और जो इन्होंने गठबंधन किया, इसके बाद जो ये 10 सीट की बात कर रहे हैं, ये अब एक भी सीट लेकर दिखा दी उसके अंदर। इसीलिए मुझे इस सर्वे में गौर कीजिएगा, ये जेजेपी के लिए गौर करने वाली बात है, जो और बीजेपी के लिए भी, जो जेजेपी के वोटर जो वोट मिला था वो मुझे जेजेपी से जो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है वो बीजेपी में जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो माइंडसेट जो था, कितने एग्रेसिव थे दुष्यंत दिग्विजय, वो मुझे याद है उस चुनाव में, और वो 100% एंटी बीजेपी वोट था। आम आदमी पार्टी 19% तो लोग कह दिए कि अरविंद केजरीवाल अच्छे चीफ मिनिस्टर होंगे, है ना, पसंद भी है, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो लोअर एंड 6% आ जाता है। देखिए 6% इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 10% मान लीजिए, आपने खुद ही कहा ऊपर वाला है 10। आप मैं अरे नीचे वाला भी तो देख लिया ठीक है, कीजिए, एवरेज मेरा आंकड़ा कह रहा है 6 से 10। जी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जनता बीजेपी कांग्रेस के फ्रेंडली मैच से फेड अप हो चुकी, परेशान हो चुकी है। उन्होंने देख लिया किसी को चुन लो, सब वही एक ढाक के 3 बात है, ठीक है ना। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो उनकी ईमानदारी है, जनता को पसंद अरे तो अरविंद केजरीवाल को मान रहे हैं, लेकिन जब आपके पास जाते हैं तो नीचे मुड़ा जाते हैं। हमारी आपको आप देख रहे हैं कितने का डाउनफॉल है। अगर लोअर एंड ले लें तो 9 और 4 13% का डाउनफॉल है। तो सर आप अच्छा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, 10 साल पुरानी पार्टी से, नए लीडर में डेवलप हो रहे हैं सारे भाई। लीडर डेवलप हो रहे जेजेपी हैं तो हमारे। 3 महीने में तहलका सर, मचा ये तो दिया था। 70 साल पुरानी पार्टी, 60 साल पुरानी, क्या बात कर रहे हैं? 3 महीने में जेजेपी ने तहलका मचा दिया था। सर ये तो अब की बार यमुना पार और 5000 पेंशन के नाम पे ये लोग सीट लेके आए थे। चलिए अगला हम लेकिन जो मैं पूरी बात आखिरी कर लूं, सवाल पूरी है बात जी, कर लूं, पूरी बात कर लूं। जल्दी जनता अरविंद केजरीवाल आप की समय बहुत ईमानदारी मांगते हैं, और समय गवर्नेंस है नहीं मॉडल सर पे उतना, मोहर लगा आप रहे भी हैं और समझिए उसको और अपनी पसंद कर पार्टी रहे को हैं। भी समझाइए। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं भाजपा के मेरे मित्र से जी। कि आज हरियाणा के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है और आप ये समझ लीजिए 2.5 करोड़ जनता है, तो वो पैसा कहीं विकास तो दिख नहीं रहा, कहीं काम तो हुआ। चलिए हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं, और आखिरी सवाल कि अगर आज चुनाव हो जाए तो फरीदाबाद में स्थिति क्या होगी? पिछले चुनाव में 4 सीटें, जो कुल 6 सीटें हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, 4 बीजेपी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास और 1 इंडिपेंडेंट थे। अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या होगा? कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 6वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 से 4 सीट मिलने की संभावना है। फरीदाबाद के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को जिले में अपना खाता खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती हैं, तो जिले में एनएलडी को अभी और तैयारी करनी होगी। सर्वे के रुझान के मुताबिक फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। ये एक प्रोजेक्शन है कि अगर आज चुनाव हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा और क्लेरिफाई कर दूं, थोड़ी आपकी और समझ बढ़ा दूं। ये मैं बताता नहीं, हम लोग नहीं बताते कि इस हल्के में कौन आगे पीछे, लेकिन 3 सीटें हैं फरीदाबाद में, इस पे गौर कीजिएगा। 3 सीटें हैं जहां पर डिफरेंस, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इतना नेक टू नेक है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस कि वो किधर का भी किधर हो सकता है। वो आज की तारीख में भी हो सकता है। मैं दोबारा अगर यही ओपिनियन पोल या सर्वे करने दोबारा जाऊं तो फिर आंकड़े बदल सकते हैं। इतना टफ कॉन्टेस्ट है 6 में से 3 सीटों में। बहुत क्विक रिएक्शन, पहले शंभू जी आपसे ही शुरू करते हैं। देखिए, जो अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह बीजेपी के इन फाइटिंग्स भी है, ये भी गौर कीजिए। बिल्कुल, जो फरीदाबाद का जो सिचुएशन है उसमें अगर आप ओवरऑल परसेप्शन देखेंगे तो अभी इलेक्शन के हिसाब से आपका जो सर्वे कर रहा है कि पॉजिटिवली बीजेपी को 3 से 4 सीट जो मिलने की संभावना है। 2014 में 3 सीट थी, 2019 में आकर के 4 सीट हुई थी, और वही 3-4 के बीच वो पेंडुलम की तरह से घूम रही है। तो बीजेपी की स्थिति वहीं की वहीं है कि वो 3 से 4 सीट अभी भी इलेक्शन हो जाए तो वो परसेप्शन सही है और वो हो सकती है।
बाकी जो कांग्रेस की स्थिति है, देखिए इसमें से एक जो पिरथला का जो निर्दलीय विधायक है वो पहले बीजेपी पे लड़ चुके थे उससे पहले, तो वो एक तरह से बीजेपी के खाते में ही उसको उनको पब्लिक बीजेपी ही मान के चल रही है, बीजेपी ही मान के। तो हमारे सर्वे वाले टीम को कई लोगों ने कहा, जो फरीदाबाद का इतिहास है उसमें इन लोग का एक सीट छोड़ दीजिए तो बाकी मैक्सिमम टाइम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट रही है। और ये आने वाले वक्त में जो फाइट है इसमें आम आदमी पार्टी की अगर एंट्री होती है तो बीजेपी का जो सीट है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी, चाहे वहीं रहेगी। यही जो मैं डिवीजन ऑफ वोट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें कांग्रेस और आपके बीच बंटवारा होगा। इनेलो और जेजेपी का भी कोई रोल वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा इलेक्टोरल के हिसाब से। 3 सीटें हैं बाटी साहब जिन पे बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ा, जिसको मतलब जितना कड़ा का क्या हिंदी में बोले, कड़ेस्ट है, वो किधर भी इधर से उधर भी हो सकता है। शशि रंजन जी, आप कहते हैं कि आपके स्मार्ट सिटी में मैं वही, निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट की बनने की तरफ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और आने वाला समय बताएगा। अन्याय होगा मैंने तो फरीदाबाद मान के लिया साथ। कि स्मार्ट दूसरी है। बात, अन्याय अभी होगा। आप कह रहे हैं कि स्मार्ट बनने वाला, मैं तो मान लिया कि स्मार्ट है। कागजों है, में बना के सारा मानना फंड खा गए पड़ेगा, स्मार्ट वाला है। क्योंकि जो बहुत सा, देखिए हमने कहा 100% सीटों डिलीवरी पे की, हमने कहा आ जाइए ना, बहुत मुद्दे पे ज्यादा आ काम जाइए, हुए। समय नहीं है ज्यादा। चलिए मैं फिर आता हूं उस पर। 3 सीटों आप पे 3 बड़ा सीटें कह रहे कड़ा हैं, मुकाबला है। 4 सीटें आज हमारे पास हैं। उसके अलावा क्योंकि जो किसी और पार्टी, मेरे साथी यहाँ 4 बैठे क्या, हुए मैं हैं, एक और जोड़ लीजिए, एक इंडिपेंडेंट। नहीं, मैं कह रहा हूं 5 ही 6 की मानता 6 हूं सीटें बीजेपी। बीजेपी के पास आएंगी। कारण है संगठन और सरकार दोनों का माननीय है ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए हैं उसको जनता तक ले जाने का काम, जनता तक क्या बताने का काम बीजेपी संगठन करता है, कर रहा है। फरीदाबाद में बीजेपी के इन फाइटिंग का नुकसान हो रहा है? नहीं, फरीदाबाद में कोई गेम फाइटिंग नहीं है। इन फरीदाबाद में फाइटिंग है। इन फाइटिंग। सुनिए, अच्छा, आपको क्या लगता है बाटी साहब कि आप जो कह देंगे मैं सर हिला करके हाँ करता रहूंगा? मतलब फरीदाबाद में आप रहते हैं, हम लोग तो जाते हैं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में और फरीदाबाद में संगठन और सरकार मिलके काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सभी सीटों को जीतने अरे का मैंने तो काम कहा कर ही रहे नहीं हैं। कभी 6 कि की 6 संगठन सीटों और को, सरकार में और फरीदाबाद तालमेल नहीं है, स्मार्ट ये आप कह रहे हैं। स्मार्ट बनने की तरफ है। मैंने, कुछ अरे सर, छोटी-मोटी चोर के चीजें दाढ़ी नहीं में हुई हैं, तिनका, वो भी होंगी। मैंने एक बार भी कहा क्या कि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल नहीं है? मैंने कहा कि वहां के स्थानीय नेताओं में झगड़ा, ये शशि जी, अच्छा मैं- ऐसा कुछ है क्या? अगर मैं अगर अभी है आपको तो मुझे, कहूं, मेरे साथ मेरा तो एंटीना देखिए खड़ा रहता है। नीरज जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का एक बार नाम नहीं लिया। सरकार आप और कहते हैं संगठन और सरकार कहाँ अरे है? आपके बाकी सरकार पार्टियों और में जो संगठन में भाजपा कोई में दिक्कत है। नहीं है ना? सरकार संगठन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मैंने है। तो नहीं बीजेपी कहा में था, कोई नीरज जी। दिक्कत नहीं है, बल्कि नीरज तालमेल जी। से काम कर रहे हैं। ये सरकार बार बार को ये बार बार डिलीवरी करने का ये काम बार जो है, क्यों बोलना पड़ रहा है कि संगठन दोनों कर रहा बड़ा है। तालमेल से काम कर रहे हैं? बार बार बोलिएगा तो पब्लिक के कान खड़े हो जाएंगे, राजेश नागर उनको जी ने कुछ और स्टेज से लगने कहा था, लगेगा। खट्टर साहब को हाथ जोड़ नीरज दीजिए, जी, मेरी नीरज सभी जी, मेरे काम करवा नीरज जी, मैं ये कहता हूँ, सुनिए, बहुत जगह अब जैसे आप पार्टी की बात करें, कहाँ है इनका संगठन? कांग्रेस है, अरे मैं कहाँ इनका आपसे संगठन? पूछ रहा हूँ मैंने बाटी इसीलिए जी कहा है कि सरकार हरियाणा और प्रदेश संगठन में आप भाजपा लेकर क्या पूरी रहे? तरह से नीरज जी, मुस्तैदी से काम कर रही नीरज है। जी, आपके सर्वे के हिसाब से हम चले, एक सीट मेरी है जो हम जीते हुए, 3 सीट पे आप, ये मैंने नहीं कहा है कि कौन कौन जीत रहा है। मैंने 6 सीटें, नहीं, मैंने कहा फरीदाबाद मौजूदा एक की सीट 6, मेरे पास है। आप अपने मन से जो मानना चाहे मान सकते हैं। अच्छा है। हाँ। और दूसरा, आपने कम से कम 2 सीट तक हमारी पार्टी की बात करी, और जहां तक भाटी जी ने संगठन की बात करी, ये कटु सत्य है कि पिछले 8 साल से हमारी पार्टी का संगठन नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। हुड्डा जी ने पर बनने ही नहीं अगली दिया बार हम था। आपके स्टूडियो में शैलजा जी आएंगे, बार बार जाती थी कि संगठन बनवा दो। अगली बार हम आपके वो स्टूडियो approve में ही नहीं होंगे करते थे। तो संगठन के साथ बैठे होंगे, हाँ। और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। हाँ। हम आपके आंकड़ों से कुछ सीखेंगे हाँ। कि आज हमारी 2 सीटें हैं कि हम फरीदाबाद का गौरव हाँ। भी वापस लाएं कांग्रेस के राज में, और जो पहले स्थिति हमारी पार्टी की थी उसी स्थिति को हम वापस लेके आए और अपनी सीटें बढ़ाएं। INLD मैं इतना कहना चाहूंगी, लास्ट टाइम एक सीट हमारी 5-6 में से एक थी NIT की, और जैसे आपके आंकड़े कह रहे हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर आज ये आप बात कह रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो इन आंकड़ों में आपको 2 साल है, 2 साल है। मैं तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम उस जगह तक लेकर आए कि आपको नजर आए कि इस 6 के 6 में से NLD आपको कहीं स्टैंड करती नजर आए। आम आदमी पार्टी
मात्र 3 से 4 महीने में चुनाव होंगे म्यूनिसिपैलिटी के। आप देख लेंगे कि इसमें ड्रास्टिक चेंज होगा। अरे हम तो यही देखने के लिए बैठे ही हैं सर। मेरा 3 से 4 महीना सर, मेरी तो 2 रोजी साल नहीं रोटी मांग ही रहा मैं है आपसे। देखना और दिखाना। जेजेपी शशि जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पिछली बारी भी आप लोगों ने हमें अंडर एस्टिमेट किया था, चाहे विधानसभा के चुनाव थे, और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, मेरे साथी कह रहे हैं ड्रास्टिक रिजल्ट्स नहीं हो, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे फरीदाबाद में जेजेपी के लिए और हरियाणा के अंदर विधानसभा के लिए। ये आने वाले आंकड़े दिखाएंगे आपको। और दुष्यंत चौटाला अगर मुख्यमंत्री हो तो और बेहतर आएगा। देखो, ये हमारी कोशिश बतौर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल रहेगी, इसमें मैं कोई होना भी डिनाई नहीं चाहिए, कर रहा हूं। होनी भी चाहिए। चलिए हम ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो और ये political कुल पार्टी मिलाकर हमेशा के ऐसा सोचती है। फरीदाबाद की तस्वीर थी। नीरज जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो भीड़ ढूंढ रहे थे, आप मिली, मतलब मिले कि नहीं मिले? नहीं, भीड़ तो देखो बंसल जी बताएंगे। हाँ। क्योंकि हमारे पोलिंग एजेंट भी वही थे। अब तो आप लोग बंसल जी को भी बाहर निकलवाने पे तुल गए। नहीं, हम ना किसी को बाहर निकलवा रहे ना क्यों? अंदर निकलवा रहे। बंसल जी को बता देना चाहिए स्पष्ट में, जान जी ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। हाँ। कारण अच्छा, ये पता चला किस इलाके से, मतलब दक्षिण हरियाणा, पश्चिम हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा, रोहतक से है, भिवानी से, फरीदाबाद से, कहाँ, मतलब कुछ इलाका कुछ पता चला कि उनका निवास स्थान किधर है? देखिए, सबका निवास स्थान चंडीगढ़ ही है। हाँ। चंडीगढ़ के अंदर अरे वो सबके- चंडीगढ़ तो सदन में जाते हैं। नीरज जी सदन बहुत में ईमानदार सबका- आदमी है, लेकिन इसके ऊपर ईमानदारी से बात नहीं नहीं करेंगे। कृष्ण आप जी, देखिए तो कह रहे ईमानदारी थे। की बात ऐसी है हाँ। कि जो चीज मैंने देखी नहीं, हाँ। जिस चीज का स्पष्ट नाम नहीं आया, मैं कैसे ले दूं। हाँ, हम 31 के 31 एमएलओ ने हाँ। विवेक अच्छा। बंसल जी को वोट दिखाई है। हाँ। जब वही नहीं बता रहे, हाँ। या वो किस वजह से ओपन नहीं कर रहे, या पार्टी हाईकमान अच्छा, की आपकी कोई बात पार्टी है। में इतनी ताकत नहीं है। उसी राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी के एक महिला ने क्रॉस वोटिंग किया और पोलिंग खत्म भी नहीं हुआ कि एक्शन हो गया। आपके कुलदीप बिश्नोई सरेआम कभी इनसे मिल रहे, कभी उनसे मिल रहे, कभी उनसे मिल रहे। आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कुलदीप बिश्नोई को हटा दें। आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि जो आप दूसरे वाले जो सज्जन है या जो भी है, मतलब महिला या पुरुष जो भी हो, महिला तो एक ही है ना आपकी पार्टी में? नहीं, कई विधायक हैं। दो तीन है, गीता बुक्कल भी हैं, वो भी है। तो मतलब आप उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई को निकलवा नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं हरियाणा में सरकार बना लेंगे। सर, इनके साथ वैसा ही हो गया जैसा इन्होंने आर.के. नंद के टाइम। और आप तो ईमानदार आदमी राज्यसभा हैं। के मेंबर बनने तो वाले देखिए, थे, मैं इनकी पोलिंग एज हो एजेंट गई। नहीं था। अब इनके हाँ। साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पोलिंग एजेंट विवेक बंसल जी हैं, हमारे आप प्रभारी नीरज जी हैं। से क्या उगलवाना चाह रहे हैं? हमारे इसकी प्रभारी बताओ। हैं। मैं तो बंसल देख रहा हूँ जी- कि नीरज जी कितना हिम्मत रखते हैं। देश भर में या तो क्रॉस वोटिंग करते हैं या फिर भाजपा में चले जाते हैं। यार, सारे जीतने के शशि बाद। रंजन जी मत बढ़ो, एक कोई बना रहना तो कि विवेक बंसल जी को ये चीज पता है। हाँ। मैं आपको नहीं पोलिंग पता एजेंट है? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे तो अभी तो अजय माकन चंडीगढ़ में कह के आए, एक नाम लिया था उन्होंने, अजय माकन जी ने नहीं सुना क्या आपने? मैंने बयान सारे हाँ? सब ये टीवी जवाब नहीं देना चाहते अखबारों में सब जगह चर्चा हुई इस बात की, लेकिन चलिए, ईमानदार ये व्यक्ति को बताइए नीरज कि- शर्मा जी हैं और पॉलिटिशियन जो अच्छा लगे वो देखते हैं। कभी इनके दिल में झांक के देखिए कि क्या क्या इनके दिल में बसता है। बहरहाल ये दौर हरियाणा को समझने और समझाने का बदस्तूर जारी रहेगा और हम ये ज़रूर कहते हैं चेतावनी के तौर पे, ये हमारे वाले सर्वे पे ना खुश होइए, ना मिठाई बांटिए और ना कोप भवन में जाइए। आप तो हमें मिठाई इस बात को लेकर खिलाइए कि 2 साल पहले हम आईना दिखा रहे हैं। आप आने वाले 2 साल में अपनी तैयारी कीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को मेहनत करनी चाहिए, सरकार में उन्हें आना चाहिए, तब उनकी आइडियोलॉजी लागू हो पाएंगी। बाद बाकी हमारा तो काम है दिखाना, हम दिखाते रहेंगे और अगर आपका बीपी बढ़ता है तो दवा खाते रहिए, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।